भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नमस्कार और मैं हूं आशुतोष शर्मा। हम खास आपके लिए एक वेबसाइट भी लाए हैं ndtv.com/property, जो भारत का इकलौता ऑनलाइन पोर्टल है। यहां आपको रियल एस्टेट के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। कानूनी, आर्थिक या टैक्स मामलों के जानकार यहां आपकी सारी समस्याओं की समाधान देंगे और उनकी राय भी देंगे। जी, 24 शहरों की ठोस जानकारी जो आपको प्रॉपर्टी इंडिया में मिलती है वो भी मिलेगी एक्सपर्ट की सलाह के साथ। जानकारी ढूंढनी भी बहुत आसान है। शहर या बजट या साइज के हिसाब से अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। ndtv.com/property पर आपको अपने बिल्डर को रेट करने का मौका भी मिलता है। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज बुलेटिन में क्या क्या है खास। मुंबई में प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के लिए लाल फीताशाही भी जिम्मेदार। प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग लेनी होती है 30 अनुमतियां। बिल्डर परेशान और देरी की वजह से बड़े दामों से जनता हैरान। महाराष्ट्र के आवास मंत्री सचिन अहीर से खास बात। सचिन अहीर ने कहा, मंजूरी देने के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की हो रही है कोशिश। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के प्रॉपर्टी बाजार पर रियल एस्टेट रेटिंग्स एजेंसी क्रिसिल की नजर। और दिखाएंगे बिजली के बिल को कम करने में मदद करने वाले स्मार्ट होम्स और देंगे एंटीक्स से घर को सजाने के टिप्स। प्रॉपर्टी इंडिया की शुरुआत करते हैं देश भर में हो रही प्रॉपर्टी की हलचल की खबरों से। भारत में किफायती मकानों के लिए ब्रिटेन देगा 550 करोड़ रुपए। नवी मुंबई में 750 इमारतें बेहद खतरनाक की श्रेणी में और रियल्टी में विदेशी निवेश के लिए लॉक इन पीरियड में दी जा सकती है छूट। जानिए इस हफ्ते क्या रही प्रॉपर्टी जगत की सुर्खी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने पूरे देश में ईंट बनाने और सड़कों के लिए खुदाई करने पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के तहत खुदाई से पहले पर्यावरण से जुड़ी इजाजत लेनी होगी। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आया है। ग्रीन ट्राइब्यूनल की ओर से नदियों के किनारे रेत के खनन पर पाबंदी लगाने के करीब 1.5 महीने बाद ईंट की खुदाई पर यह पाबंदी लगाई गई है। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी 5 नई स्कीम लाने की तैयारी में है। इनके तहत औद्योगिक, संस्थागत, रिहायशी और मिक्स्ड लैंड यूज के लिए प्लॉट उपलब्ध होंगे। इन स्कीमों को मंजूरी मिलने के लिए बस अथॉरिटी के अध्यक्ष की स्वीकृति का इंतजार है। अधिकारियों के मुताबिक जो स्कीम लॉन्च होने वाली है उनकी जमीन सीधे किसानों से ली गई है। अथॉरिटी इसके अलावा मल्टी स्टोरी फ्लैट स्कीम भी लॉन्च करने वाली है, जिसमें 1 BHK से लेकर 4 BHK फ्लैट तक होंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट के ताजा कैबिनेट नोट के मुताबिक देश में निर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश करने वाली कंपनियों को 3 साल से पहले अपना पैसा बाहर निकालने की इजाजत दी जा सकती है। इससे पहले कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में विदेशी निवेश करने वाली कंपनियों के लिए 3 साल का लॉक इन पीरियड था, यानी 3 साल से पहले वो बाहर नहीं जा सकती थी। डेवलपर लंबे समय से ये शिकायत कर रहे थे कि 3 साल की इस शर्त की वजह से रियल एस्टेट में निवेश नहीं हो रहा है। चारकोप, बांद्रा, मानखुर्द मेट्रो के मामले में महीने भर तक कोई हलचल न होने के बाद मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी MMRDA ने एक सलाहकार नियुक्त किया है, जो इस बात को देखेगा कि क्या ये कॉरिडोर जमीन के ऊपर बनने के बजाय अंडरग्राउंड बनाया जा सकता है और क्या इसका दहिसर तक विस्तार किया जा सकता है। 32 किलोमीटर का ये कॉरिडोर वर्सोवा अंधेरी घाटकोपर मेट्रो कॉरिडोर के बाद प्लान किया गया दूसरा मेट्रो कॉरिडोर है, लेकिन पर्यावरण विभाग से मंजूरी और जमीन अधिग्रहण की वजह से इसका काम 4 साल तक रुका रहा। नवी मुंबई नगर पालिका ने करीब 750 इमारतों को बेहद खतरनाक की श्रेणी में रखा है। इसके अंतर्गत वो इमारतें हैं जो 30 साल या उससे ज्यादा पुरानी हैं और इन इमारतों पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। खतरनाक इमारतों की सूची संबंधित विभागों को दे दी गई है, जिनसे उन पर तुरंत कार्रवाई हो सके। ये कार्रवाई हाल ही में मझगांव में एक पुरानी इमारत के गिरने के बाद की गई। नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB ने किफायती घर बनाने के लिए ब्रिटेन सरकार के इंटरनेशनल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से साझेदारी की है। इसके तहत शहरी इलाकों में किफायती दरों पर घर बनाए जाएंगे। NHB के मुताबिक इस साझेदारी से 7 साल की समय सीमा में 500 करोड़ का फंड मिलेगा। इस फंड से कम कमाई वाले राज्यों जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मकान बनाए जाएंगे। और अब बात मुंबई के रियल एस्टेट की। डेवलपर्स के मुताबिक मुंबई काम करने के लिए सबसे मुश्किल प्रॉपर्टी बाजारों में से एक है और इसके पीछे वजह महज कंपटीशन और ऊंची कीमतें ही नहीं बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने में सामने आने वाली लाल फीताशाही से निपटना है। क्या वाकई में मुंबई में रिहाइश की इस दिक्कत के पीछे खुद सरकार की दकियानूसी नीतियां और नियम कानून भी जिम्मेदार हैं? ये जानने की कोशिश की निखिल शिवदास ने। मुंबई देश का सबसे महंगा प्रॉपर्टी बाजार है, लेकिन यहाँ प्रॉपर्टी लेना आम लोगों के बस की बात नहीं। हालांकि महंगे दामों के लिए सिर्फ बिल्डरों को दोष देना सही नहीं है। इसके लिए नीतियां बनाने वाले और अफसरशाह भी उतने ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि बिल्डरों को मंजूरी देने की प्रक्रिया हद से ज्यादा मुश्किल बना दी गई है। अगर आज मैं प्रॉपर्टी लेता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रोजेक्ट शुरू कर सकता हूं। ऐसा नहीं है कि 2 महीने में प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। इसके लिए कम से कम 1 साल का समय लगेगा। मुझे कई अप्रूवल लेने होंगे, जिसमें सिर्फ बीएमसी ही नहीं, पर्यावरण विभाग, ऊंची इमारतों के लिए बनी कमेटी और कई सारे विभाग शामिल हैं। मुंबई में मंजूरी की प्रक्रिया देश के दूसरे हिस्सों की तरह ही है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए कम से कम 30 अलग अलग अनुमतियां लेनी होती हैं। बिल्डरों को 45 से ज्यादा विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मंजूरी मिलने में 1 से 3 साल का वक्त लग जाता है। म्युनिसिपल कमिश्नर को जो डिस्क्रिशनरी पावर्स थी वो काफ़ी हद तक अभी हटाई गई हैं। तो पहले की तुलना में मुंबई अभी थोड़ी सी इजी हो गई है फॉर अप्रूवल्स, लेकिन स्टिल इट इज़ वन ऑफ द टफर वंस इन द कंट्री। जो साउथ की जो सिटीज़ हैं, बेंगलोर है, हैदराबाद है, वहाँ बहुत ज़्यादा आसानी है प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स में। कंपेयर टू दैट मुंबई में अभी भी दिक्कतें हैं। अंदाजन मुंबई में मंजूरी मिलने में होने वाली देरी के कारण 200 से 1000 करोड़ रुपए की लागत का 1 करोड़ 60 लाख से लेकर 1 करोड़ 80 लाख वर्ग फुट पर होने वाला निर्माण फंसा पड़ा है। देरी की वजह सिर्फ अफसरशाही है। अगर सारी मंजूरियां मिल जाएं, तो ये भी डर सताता है कि डॉपलर रडार जैसे नियम ना बना दिए जाएं, जिसके तहत मंजूरी मिलने के बाद भी दक्षिण और मध्य मुंबई की इमारतों की ऊंचाई पर पाबंदी लगा दी गई। Every day some new regulation comes up. Every day some new law gets passed. हर दिन कोई नया रेगुलेशन आ जाता है, नया नियम आ जाता है। इससे प्रोजेक्ट के लिए दिक्कतें बढ़ जाती हैं। Reality does not take into account the problems that it would create for the ongoing projects. हमें बिल्डरों ने बताया कि अगर मंजूरी जल्दी मिल जाए तो दाम 20% तक कम हो सकते हैं। अगर जल्दी सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम नहीं लाया गया और पूरे तरीके को आसान नहीं किया गया तो मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार आम लोगों के पहुंच से बाहर होता जाएगा। मुंबई से निखिल शिवदास, एनडीटीवी। तो मुंबई में किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के लिए बिल्डर को काफी अप्रूवल से गुजरना पड़ता है। इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लगता है, जिससे प्रोजेक्ट में बहुत देरी होती है, महंगाई बढ़ती है और करीब प्रॉपर्टी के दाम 20 से 25% तक बढ़ जाते हैं। इस समस्या पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं श्री गुलाम जिया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया, और हमारे साथ भी हैं वर्धमान ग्रुप के एमडी राजेश बी वर्धन। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। गुलाम जी, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। आप बताइए, जो निष्कर्ष निकल के आया है वो ये है, हमारे एक्सपीरियंस है कि जो सिंगल विंडो क्लियरेंस है उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो अप्रूवल प्रोसेस है वो इतना ज्यादा टीडीएस है कि बिल्डर्स की भी पेशेंस टेस्ट होती है इस पूरे मसले में। तो आपकी तरफ से जो एक अहम मूल है वो क्या है, क्या समस्या का समाधान है आपके हिसाब से? देखिए, जहाँ तक सवाल है सिंगल विंडो क्लियरेंस का, तो ये सिर्फ आपका प्रोसेस आसान करेगा। और जहाँ तक दूसरी सवाल जो खड़े हो रहे हैं कि क्या हमारे प्रोसेस के फासन होने से प्राइजेस कम हो जाएंगे, ये सवाल शायद पूरी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है। जो हम कह रहे हैं कि 20% कमी आ जाएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको 1.5 से 2 साल का अगर अप्रूवल के लिए आपने वक्त उठा रखा है, तो
तो अगर वो 1.5 के बदले 3 साल होता है तो 1.5 साल का फ़र्क पड़ रहा है। तो क्या 1.5 साल के फ़र्क के कारण आप 20% जो है वो जस्टिफाई कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि तकरीबन सारे ही डेवलपर्स अपने प्रोसेसेस को ख्याल में रखते हुए अपने सारे फाइनेंशियल कैश फ्लोज वगैरह बनाते हैं। तो अगर आपने ये देख रखा है 5 साल का प्रोजेक्ट है, उसमें से 2 साल आपके अप्रूवल्स के लिए निकलने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है आप तैयारी करके मैदान में उतरे हैं। और जहाँ तक सवाल है, हम कंपेयर कर रहे हैं कुछ सदर्न स्टेट्स वगैरह का, बेंगलुरु या हैदराबाद, वहाँ पर ये आसानियाँ आज पैदा हुई हैं। अदरवाइज सारे मुल्क में यही सिस्टम है जो 1.5 से 2 साल 3 साल हर जगह लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सारी जगहों पर जो अगर प्रॉपर्टी 2,000-5,000 रुपये स्क्वायर फीट में मिल रही हैं और बम्बई में 50,000 या 60,000 रुपये स्क्वायर फीट या 1 लाख स्क्वायर फीट जा रही हैं, तो अगर वहाँ पर 2 साल है तो यहाँ पर 20 साल लगना चाहिए, वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ इसमें कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट मुझे नहीं दिखाई देता, क्योंकि मैं एक और चीज़ के ऊपर अपना आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करना चाहूँगा। वो सिंपली ये है कि आज भी लंदन जैसी जगह में आपको बिल्डिंग प्रपोजल एक्सेप्टेंस के लिए 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम 3 साल ले रहे हैं तो उसके कारण हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएंगी, क्योंकि अगर 3 साल हो ही रहे हैं और हर प्रोजेक्ट के लिए 3 साल हो रहे हैं तो उसका एक रोल ओवर बनता चला जाएगा। तो हर साल दर साल जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको 3 ही साल अगर लगने हैं तो एक तरह से रोल ओवर होगा और जिसके कारण एक स्थिरता आ जाएगी। हाँ, मसला जब खड़ा होगा, जैसे कि डोपलर जैसी चीज़ें हमारी आ रही हैं, अगर अचानक कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए या फिर डीसीआर जो चेंजेस हुए हैं पिछले 1.5-2 साल पहले, इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं जिसके कारण सारे का सारा कारोबार ठप पड़ जाता है, जिसमें परमिशन देने के लिए बाबू भी घबराते हैं कि भाई ये नया सिस्टम है, इसमें हम कैसे परमिशन दें। तो उस कारण से थोड़ा डिले आ सकता है और जो हमारे प्रोसेस पर ओवरऑल इफेक्ट कर सकता है। तो इस तरह के जो वंस इन अ वाइल सडन चेंजेस हैं, अगर हम उनको एक थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो चाहे 2 साल लगे या 3 साल लगें, एक बार वो प्रोसेस बन जाए तो उससे कोई खास आपके कंस्ट्रक्शन पर या प्राइसेस पर फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ये आपकी राय जरूर है, लेकिन इस पर मैं राजेश की भी राय लेना चाहूंगी। क्या राजेश, आप गुलाम की राय से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप मानते हैं कि वो कह रहे हैं कि इतना असर नहीं पड़ना चाहिए इस बात का प्राइसेस पर कि कितना टाइम लगता है आपको अप्रूवल लेने में? क्या आप ये बात मानते हैं? आप डेवलपर हैं, आप इससे गुजरते हैं। इनके एक पॉइंट ऑफ विजन के साथ में मैं पूरी तरह सहमत हूं कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं होंगे, लेकिन जो पीरियड है 3 साल का, 2 साल का, इसको हमें पहले 6 महीने के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। बहुत ज़्यादा जब इंटरेस्ट कॉस्ट किसी भी प्रोजेक्ट पे आ जाती है तो अल्टीमेटली वो कंज्यूमर पे ही जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट भले डिले पास हो रहे हैं, लेकिन अगर जितने प्रोजेक्ट डिले पास होंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ रेडी स्टॉक उतना मार्केट में हमेशा लेट आएगा। आज जैसे पिछले डीसी रेगुलेशन में जो चेंजेस आए उसके कारण जितने प्रोजेक्ट डिले हो गए, तो रियलिटी स्टॉक देखेंगे सब मुंबई में और खास करके साउथ मुंबई में आज की तारीख में इतने कम प्रोजेक्ट हैं जो पोजीशन के लिए तैयार है। तो जो दाम बढ़े 2008 में जब मैंने देखा वर्ल्ड रिसेशन आया, उसके बाद में प्राइसेस में काफ़ी गिरावट आई थी, उसके बाद में भी जैसे ही जो चेंज आया और आज जो प्राइसेस देख रहे हैं बहुत सब्सटेंशियली बढ़े हैं। उसका एक मेन कारण था पिछले 2 साल के अंदर अप्रूवल्स नहीं आए, नया काम शुरू नहीं हुआ, काफ़ी प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर पाए। उस प्राइसेस बढ़ाने में एक वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैक्टर है। दूसरा फैक्टर आया, आप देखेंगे कॉरपोरेशन ने लेवी करना चालू कर दिया, नई नई स्कीम्स के अंदर ओपन स्पेस डेफिशिएंसी जैसी स्कीम आ गई कि 100% जो पहले 10% थी, सर्विस टैक्स आ गया, वेट आ गया। तो अदर जो टैक्सेशन भी जो बढ़े हैं वो टोटल प्रोजेक्ट के ऊपर बढ़े हैं। अब जो प्रोजेक्ट, जैसे मैंने एक प्रोजेक्ट मलाड में खाली करवा दिया था, वो प्रोजेक्ट डिले हो गया, तो उसके अंदर मैंने जो टेनेंट को रेंट दिया है, ये दिया है, वो भी तो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट बढ़ रही है। तो बात इनकी बराबर है कि एक सिस्टम हो जाएगा, भले वो 1 साल लगे, तो उसके बाद में जो भी रेट बढ़ेंगी वो उस ढंग से, लेकिन जितने फास्ट अप्रूवल्स आएंगे उस ढंग से हम देख पाएंगे कि प्राइसेस को एक नियंत्रण में रखा जाए, प्राइसेस को रीजनेबल लाया जाए। और हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एज ए डेवलपर हमारा ये कभी एम नहीं कि सिर्फ प्राइसेस बढ़ते जाए, इससे कभी काम नहीं होगा। अगर हम बात करें एज अ बिजनेसमैन, ठीक है, एक रीजनेबल मार्जिन के साथ में हमको वो गैप मिलना चाहिए। अगर हम प्राइसेस घटाना भी चाहते हैं तो वो इंटरेस्ट कॉस्ट और प्रोजेक्ट कॉस्ट को कम करेंगे, तब हम भी जाके सर्वाइव करेंगे। जब हम सर्वाइव करेंगे तो हम कस्टमर को वो बेनिफिट पास ऑन कर सकते हैं। ये तो रही बात प्रोसेस की, लेकिन जो लाल फीताशाही की बात हमने शुरू में कही थी, उसमें यदि अब बात करें तो बायलॉज ही इतने सारे हैं कि डेवलपर्स को उनसे भी जूझना पड़ता है
और हर एरिया के बाद एजेंसी चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट एजेंसी भी बदल जाती है। तो मुंबई की बात करें और उप महानगरों की बात करें तो उसमें भी अलग अलग एजेंसीज हैं। तो गुलाम जी आप बताइए, क्या इतने सारे बायलॉज और इतनी सारी एजेंसीज के होने से भी दिक्कत आ रही है? क्या इनको स्ट्रीमलाइन करके यदि 1 या 2 एजेंसीज ही रह जाएं तो क्या वो अपने आप में एक समाधान नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। हम जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है वो प्रोसेस इम्प्रूवमेंट का है। मुझे नहीं लगता कि इन बायलॉज में कोई ख़राबी है। इन बायलॉज के इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीक़ा है वो ज़रूर सवालिया निशान इन पे उठाए जा सकते हैं। तो जो प्रोसेस है जैसा आप बता रहे हैं, जो एक फ़ाइल होती है वो दफ्तर से दफ्तर घूमते घूमते, टेबल से टेबल घूमते घूमते सालों ले जाती है। तो उस पूरे मैकेनिज़्म की ओवरहॉलिंग अगर की जाए तो जाहिर सी बात है जो फिलवक्त जो प्रोसेस शायद 3 साल ले रहा हो उसको हम 1.5 से 2 साल में मुकम्मल कर पाएंगे, क्योंकि हर बार एक नया बाबू अगर रिटायर होता है उसकी जगह दूसरा आ रहा है तो जाहिर सी बात है नए शख्स को वो सारी चीज़ें समझने में ऑल टुगेदर उतना ही समय दोबारा लगेगा। इस तरह के इतने सारे जो डिलेज जो प्रोसेस में बिल्ट इन हैं, अगर इनका हम कुछ किसी तरह से इलाज कर पाएँ, एक बेहतर प्रोसेस बना पाएँ कि जिसमें हर चीज़ टाइम बाउंड हो, तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी और काफ़ी हद तक टाइम क्रैश किया जा सकेगा। बिल्कुल। वर्धमान जी, वर्धन जी आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि ये कहा जाता है कि नवी मुंबई जैसा जो इलाका है उसको एक ऑल्टरनेटिव सिटी की तरह मुंबई के लिए डेवलप करने की कोशिश की गई थी। तो आप क्या मानते हैं कि जो MMR है उसमें अगर खास तौर पे ऐसे इलाकों में ज़्यादा ढील दी जाए अप्रूवल्स को लेकर के, क्योंकि साउथ मुंबई को लेकर के इंसान समझ भी सकता है कि वहां पे रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा हैं, लेकिन ऐसे इलाकों में अगर थोड़ा ज़्यादा ढील दी जाए तो बेहतर नहीं होगा क्या? बिल्कुल, इसको 3 ढंग से हमारे यहाँ पे जो थॉट प्रोसेस है वो इतना स्लो है कि हम अगले 100 वर्ष का नहीं सोचते हैं। अगर जिस दिन हम अगले 100 वर्ष का सोचें और वहाँ की प्लानिंग हम शुरू करें तो विथ हायर FSI, आज भी क्या हो रहा है MMR में 1 FSI, अब थोड़ा TDR कर रहे हैं। अगर वर्ल्ड ओवर देखें तो जहाँ पे 8-10 की FSI हो सकती है, आप भले उसकी FSI 5 की प्लानिंग करिए, 5 के साथ में उसका प्रीमियम लीजिए, और वो प्रीमियम जब गवर्नमेंट के पास में आता है उससे आप टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आज इतना बड़ा सी बेल्ट है अपने पास में, वाटरवेज हैं, अगर हम जितना जल्दी वाटरवेज विद टोटल नेटवर्क कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर अगर साथ में साइमल्टेनियसली डेवलप करें तो मेरे ख्याल से जितनी पब्लिक है जो आज अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे वो MMR में इजीली अफोर्ड कर सकते हैं, और उनको अच्छे ढंग से सुविधाएं भी वहाँ पे अपन दिए जा सकते हैं। और कहीं भी वर्ल्ड ओवर में देखेंगे तो किलोमीटर 100 किलोमीटर तक लोग ट्रेवल करके भी काम के लिए आते हैं, लेकिन अगर कनेक्टिविटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, वाटर नहीं रहेगा, तो ये फास्ट MMR डेवलप नहीं होगा। सिडको ने भी आप देखेंगे तो पहले 20 साल तक तो बहुत स्लो मूव किया, उसके बाद में सिडको पिकअप हुआ और उसके बाद में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। थाना भी देखें तो पिछले 1990 के बाद से आज पिछले 20 वर्ष में थाना ने जो डेवलपमेंट किया है बहुत अच्छा किया है। जी बिल्कुल। तो आप दोनों स्टूडियो में आए इसके लिए शुक्रिया आपका। तो इस चर्चा से हमको तो जो सामने आते हुए लगा है वो यही है कि शायद ज़रूरत है इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा तेज़ करने की, ताकि जो डेवलपर्स हैं उनको अपना काम करने में आसानी हो, जिसका फ़ायदा एक तरह से बायर को ही आता है। तो हमने देखा कि किस तरह से मंजूरी मिलने में होने वाली देरी से बिल्डर और जनता दोनों को ही परेशानियां हो रही हैं, और मुंबई के प्रॉपर्टी बाजार में हो रही इस तरह की दिक्कत और मुंबई से जुड़े कई मामलों पर महाराष्ट्र के आवास मंत्री सचिन अहिर से बात की NDTV की सीनियर एडिटर मनीषा नटराजन ने। अहिर साहब, सबसे पहले ये बताइए कि मुंबई में जो भी आता है, एक चाय वाला हो या रिक्शा वाला हो या कंपनी में काम करने वाला हो, सबकी बस एक यही तमन्ना होती है कि मेरा एक घर हो जाए मुंबई में। लेकिन आप मुंबई की जो दशा देखते हैं तो बहुत डिफ़िकल्ट होता जा रहा है मुंबई में एक घर लेना। इसमें 2 कारण बहुत महत्व के। एक तो हमको समझना पड़ेगा कि मुंबई में हर जाति, हर धर्म का और हर व्यक्ति जो भी यहाँ पे रोजी रोटी के लिए आता है वो वापस गांव नहीं जाता है। उसको ऐसा लगता है क्यों नहीं मेरा एक हक का घर हो, और अगर उसको घर नहीं मिलता है, उसके बजट में नहीं मिलता है, तो फिर काना काओ घर के लिए यहाँ ढूंढते रहता है और ये कंजक्शन बढ़ते जा रही है। हमको ये समझना पड़ेगा कि मुंबई चारों तरफ से इसको समुद्र होने के कारण, पानी होने के कारण हमको एक्सपांशन के लिए जगह नहीं है।
और एक्सपांशन जो हम करना चाहते थे वो हमने कर लिया और वहाँ पे भी कंजेशन बढ़ा है। एक जो प्राइवेट डेवलपर्स है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहे हैं इस सिटी में नए घर बनाने का, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ पे तो फाइलें मूव ही नहीं होती हैं। बहुत मतलब आप हर हफ्ते हर 15 दिन में आपको जाना पड़ता है, कॉर्पोरेशन के ऑफिस जाना पड़ता है, मंत्रालय जाना पड़ता है। ऐसा क्यों है? इतने सारी बॉडीज़ हैं, इतने मल्टीपल बायलॉज हैं, इसको क्या थोड़ा सा ईजी नहीं किया जा सकता है? प्रोसेस जल्दी नहीं किया जा सकता है? नहीं, इसमें बहुत सारी सिंप्लीफाई करने की कोशिश की गई। ये मसले कहाँ होते हैं कि जहाँ मेजर तरह से इरेगुलरिटी होती है, मेजर तरह से एक दूसरे के ऊपर जो विश्वास होता है वो नहीं हो, वो जब निकल जाता है तो ये होता है। एक माहौल यहाँ पे जो इस राज्य में चल रहा था कि कुछ डेवलपर्स के माध्यम से एक प्रयास किया जा रहा था कि हम पॉलिसी क्रिएटर्स हैं, हम वी आर लॉ मेकर्स। मुझे लगता है वो इमेज बदलने के लिए हम लोगों को वक्त लगा, पॉलिसीज़ क्रिएट करने के लिए वक्त लगा। बड़े पैमाने के ऊपर जब हम परमिशंस की बात करते हैं, हमने कुछ एजेंसियों के द्वारा वन विंडो सिस्टम भी करने की कोशिश की और जिसका बहुत अच्छा असर हमको मिला। जैसे कि SRA की स्कीम में हम लोगों ने अथॉरिटी को ऑथराइज़ किया कि वही प्लानिंग अथॉरिटी हो। DRP में जो धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी हम वही करना चाह रहे हैं। साथ ही साथ में 33(9) के में भी हमने करने का काम किया। हाँ, जरूर शिकायतें जरूर है, पॉलिसीज़ के कारण है, एनवायरमेंट्स के इश्यूज़ जो नए नए एक्ट नए नए लॉ आते हैं उसके कारण होते हैं, क्योंकि हम चारों तरफ से समुद्र के कारण है। CRZs के इश्यूज़ आते हैं। साथ ही साथ में जैसे आपने कहा कि फायर के इश्यूज़ आ गए या स्ट्रक्चरल्स के इश्यूज़ आ गए, तो कहाँ का ये भी हुआ है कि नए नए इश्यूज़ आने के कारण नए नए परमिशंस लेना लोगों को पड़ते हैं और उसके कारण यहाँ एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है कि हम लोगों को बड़े पैमाने के ऊपर असुविधा होती है। जब ये असुविधा होने की बात होती है, जब हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि ऐसी चीज़ें और ऐसी परमिशंस लादने की ज़रूरत क्यों लगी, क्योंकि कितने सारे जो लोगों ने जो इरेगुलरिटीज़ कोई बिना परमिशंस के लेकर बिल्डिंगें बना दी, बिल्डिंगें खड़ी है, अब वो बिल्डिंगें गिराना पड़ रही है या वो वहाँ के लोगों को हमको न्याय देना पड़ रहा है। तो इसीलिए आगे के काल में ये सब चीज़ें ना हो, इसको सोच विचार कर उसमें रिस्ट्रिक्शंस लाने का प्रयास किया गया। हालांकि ये रिस्ट्रिक्शंस कायम का रिस्ट्रिक्ट करने की बात नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई होकर काम होना चाहिए। इसीलिए ओवरऑल वन विंडो सिस्टम लाया जाए क्या, ये विचार हमारे सरकार के माध्यम से हम करने की कोशिश लेकिन ये होगा क्या? जरूर होगा। क्लियरेंस बात तो हो रही है हर स्टेट में, लेकिन हो तो नहीं रहा है, सिर्फ गुजरात को छोड़कर दिखाया है। अगर आज SRA के माध्यम से अगर हम जाएं तो वहाँ हमने करने में हम कामयाब हुए। 33(9) जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट में वहाँ हम करने कामयाब हुए। बाकी के सेक्टर्सों में जैसे म्हाड़ा का जो सेक्टर है 33(5) में हम सोच रहे कि वहाँ पे क्यों ना किया जाए, क्योंकि म्हाड़ा के पास सक्षम अधिकारी है, सक्षम इंजीनियर है, परमिशन दे सकते हैं और उनके पास उतना नॉलेज है, तो वो एक सेक्टर्स में हम सोच रहे हैं। लेकिन ये जरूर एक समस्या हमारे सामने है कि इसमें एक भावना महानगर पालिकाओं के माध्यम से एक उभर के आती है कि उनका काम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स देने का है या परमिशन देने का है। SRA की जब आप बात करते हैं तो ये माना जा रहा है कि अगर मुंबई का अर्बनाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो अभी जो 62% लोग स्लम्स में रहते हैं वो तादाद और वो नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। SRA पॉलिसी जब से आपने इम्प्लीमेंट की है, जो वो बॉडी बनी है, उसके बाद भी जो है आपको लगता नहीं है कि बहुत स्लो काम चल रहा है? एक हिच उसमें रही कि हमने लोगों के ऊपर छोड़ा। हमने ये कहा कि 70% से ज़्यादा लोग तय करें कि कौन उनका डेवलपर हो। हम ये भी सोच रहे हैं कि क्यों हम इस चीज़ को ना निकालें। अगर हर एक व्यक्ति को अपने एरिया में 270 स्क्वायर फीट का अगर हम घर अच्छा मकान देकर दे रहे हैं, तो क्यों हम उनके ऊपर ये डालें कि वो तय करें कि कौन बनाए या नहीं बनाए। उसके बारे में हम रीथिंकिंग जरूर हम कर रहे हैं, एक पॉलिसी भी उसके बारे में हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम स्लम की बात करते हैं तो, और जब हम भारत को स्लम मुक्त करने की बात करते हैं, तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि मुंबई ने जिस तरह से भूमिका ली, उसी तरह से केंद्र शासन ने भी, और विशेष तौर के ऊपर केंद्र शासित की जो ज़मीन है उसके ऊपर न लेने के कारण ये आंकड़े दिखते हैं। आज भी मैं दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि 14 से 15% जो ज़मीनें वो आज CPWD, BPT, मिंट कॉलोनी, रेलवेज, इनके ऊपर हुए, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आज तक के पॉलिसी नहीं आ रही है। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक फुटपाथ पे जहाँ स्टेट गवर्नमेंट की ज़मीन है वहाँ पे पॉलिसी होती है, और वही स्लम, वही नेचर ऑफ वर्क वहाँ पे जहाँ गवर्नमेंट लैंड्स होती है वहाँ पे पॉलिसी न आने के कारण ये फिगर्स हम लोगों को देखने को मिल रहा है। स्पीडली काम होना चाहिए, इसीलिए अथॉरिटी को हमने कहा। एक दूसरा मेजर इसमें जो एक सेटबैक हम लोगों को जो मिला, बड़े बड़े पैमाने के ऊपर छोटे छोटे जो डेवलपर्स हैं, इन्होंने परमिशन लेके रखी, जिसको हम LOI करते, लेटर ऑफ इंटेंट करते, और वो सब मार्केट्स में बेचने लगे।
और मार्केट्स में बेचने के कारण उनका प्रयास रहा कि भाई 3-3, 4, 5-5 साल वो काम ही ना करे। हमने सीईओ को आदेश दिए कि ऐसे सब कुछ शोकस दें, वो सेटिस्फैक्ट्री उनका एक्सप्लेनेशन ले, और न लिए तो उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात करें, और कम से कम 350 से ज़्यादा लोगों को हम शोकस नोटिस देने का काम कर रहे हैं। चलिए, आपसे बहुत उम्मीदें हैं सभी कम्युनिटीज़ को और डेवलपर्स को कि आपके तहत जो है अप्रूवल प्रोसेसेस में शायद थोड़ी तेज़ी आएगी, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर अप्रूवल्स जल्दी मिलेंगे और टाइम से मिलेंगे तो हाउसिंग का कॉस्ट भी करीबन 20% कम हो सकता है। क्या उम्मीद रख सकते हैं कि आप ये कर पाएंगे? कल मैंने एक अमेरिकन कंपनी के एक ओपनिंग लॉन्चिंग में कहा था कि येस वी हैव टू बी एम्बिशियस, ये होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सप्लाई और डिमांड को मैच करना अगर हम चाहते हैं, स्पीडी परमिशंस और स्पीडी जबकि बांधकाम नहीं होगा तब तक के कॉस्ट में भी बदलाव नहीं आएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग जो आज हम करने के बावजूद जो प्राइवेट लोगों ने करना चाहिए नहीं है, क्योंकि आज इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते जाते हैं, मटेरियल्स के रेट्स बढ़ते जाते हैं। जो प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन 1 रुपये का होता है, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक के उसकी कीमतें 10 रुपये होती है, और वो कीमतें वो सामान्य ग्राहकों के ऊपर लाते हैं। ये ज़रूर मेरी ये कोशिश है। हालांकि हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से मैं बहुत महत्वाकांक्षी होने के बावजूद भी मामला आकर यूडी में रुकता है। फॉर्चुनेटली मुख्यमंत्री महोदय जी के पास ये दोनों विभाग होने के कारण हम ये अपेक्षा जरूर आप रख सकते हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीडाइट करें, और वन विंडो सिस्टम का जो कंसेप्ट है वो जल्द से जल्द इस शहर में लागू हो। सचिन नेहरी साहब, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोजेक्ट के लिए इतनी सारी मंजूरियों के पीछे ऐसी कहानियां भी हैं जिसमें अवैध इमारतों में रहने वालों को बाद में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। मुंबई के कैंपाकोला कंपाउंड की दास्तां भी कुछ ऐसी ही है, जहां अवैध रूप से फ्लैट बनाए और बेचे गए। वहां रहने वालों की मुश्किल के बीच कुछ सबक भी हैं जो आम ग्राहकों को लेने चाहिए। देखिए मुंबई से योगेश दामले की एक खास रिपोर्ट। 90 साल की आशा अंडियाल को जोड़ों के दर्द से भी ज्यादा दिल का दर्द खल रहा है। उनकी कमाई से खड़ा उनका घर सरकारी हथौड़े से टूटने वाला है। इस उम्र में नया घर नहीं बनेगा और यहाँ से जुड़ी यादें भी। गोडाउन में जाके रहेंगे ऐसा मैंने सोचा था, या किसी के गैराज में जाके रहेंगे। पॉलिसी बेस में कितनी तो भी गाड़ियाँ है, गैराज में किसी के रहेंगे ऐसा मैंने सोचा था। आशा जी को ठाड़स बंधाने आई औरतें इस बात पर अपनी हिम्मत खोती हैं। इनकी फटी आंखें 20 साल पहले वो क्लियरेंस नहीं देख पाई जिसके न होने से आज बेघर होने की नौबत आई है। 80 के दशक में इन्हें सैंक्शन्ड प्लान दिखाए गए, सीसी यानी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी दिखाया गया, लेकिन फिर डिजाइन बदले गए। 9 मंजिल की 5 इमारतों के बदले 17 और 20 मंजिल के टावर खड़े हुए। ओसी यानी ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बगैर टैंकर के पानी पर 13 साल गुजारने पड़े। पानी मांगने अदालत गए तो अवैध निर्माण का भांडा फूटा। पानी मांगना तो हमारा बेसिक राइट है, हमको पानी मिलना चाहिए। और किसी को अगर पता होता कि ये इलीगल है, सब लोग जब भी खरीदते हैं घर, ओसी कभी भी पहले नहीं मिलता है। कभी कभी 2 साल लग जाते, कभी कभी इवन 5 साल भी लग जाते हैं। अभी बच्चा भी है ना, प्लानिंग से कर रहे हैं, तो घर भी तो प्लानिंग से होता है ना। अब दूसरा घर लेने के लिए हमको और 10 साल चाहिए ना, कि मैं हम प्लान कर सके घर, दूसरा घर यहाँ से अगर निकलना है, हम तो अभी रास्ते पे आ जाएंगे ना। कोई बिल्डिंग जिनमें ओसी नहीं है, वहाँ पर हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि प्लीज़ वहाँ पर आप कोशिश भी मत करिए कि आप फ्लैट खरीदें, क्योंकि ये नेक्सस तब 25 साल पहले भी था और ये नेक्सस आज भी चल रहा है। आज मामले पर सियासत होती दिख रही है। हर नेता हमदर्दी जताकर जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले हाथ खड़े कर रहा है। डेवस्टेशन इनके लिए ना हो, ये मिडिल क्लास के लोग हैं। हमने वही कहा, आज एसआरए के लिए जब आप कर सकते हैं कुछ कायदे कानून बदल के वगैरह, तो इसमें काफ़ी रास्ते, अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री करके आप ये सोचते हैं और करने की उम्मीद रखते हैं और करने की आपके पास पूरी विल पावर है, तो आप ये जरूर कर सकेंगे। मामले में आखिरी उम्मीद है सीएम से, जो ठोस वादा कर नहीं सकते। मुंबई और आसपास में ऐसे हजारों निर्माण हैं जहां लोग बिना ओसी या अहम कागजात के लाखों की तादाद में रह रहे हैं। अपना सामान बांधकर अपना ही घर छोड़ना कैंपाकोला के निवासियों के लिए आखिरी और सबसे दर्दनाक विकल्प बचा हुआ है। दुख की बात यह है कि ऐसी उम्र में नए घर का बंदोबस्त करना भी कोई आसान बात नहीं। अपना घर बनाने वाला हर आदमी ऐसी एक फाइल को बड़ी शिद्दत से पालता है जिसमें 6 सर्टिफिकेट्स और दूसरे कई कागजात होते हैं, लेकिन अगर इसमें ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जैसा एक अहम दस्तावेज नहीं होगा तो आपके घर की छत कागज के इस पुलिंदे से भी ज्यादा कमजोर बन जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद बात होगी भुवनेश्वर की।
रियल एस्टेट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल से जानेंगे कैसा है भुवनेश्वर का प्रॉपर्टी मार्केट और कुछ चुनिंदा प्रोजेक्ट्स की रेटिंग। प्रॉपर्टी बाजार में आपका एक बार फिर स्वागत है। जिस गति से हमारे शहरों में घर बन रहे हैं और बिक रहे हैं वो देखकर अच्छे हैरान रह जाते हैं। प्रॉपर्टी के बाजार में दांव तो सभी लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें जरूरत होती है किसी की एक्सपर्ट एडवाइस की। जब खरीदार प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो इतने सारे प्रोजेक्ट देखकर वो असमंजस में पड़ जाता है कि किसके दावों पर भरोसा करे और पैसा लगाए। ऐसे में अगर कोई आपको इन प्रोजेक्ट्स की रेटिंग दे दे तो काम कितना आसान हो जाए। ऐसा ही किया है क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने। चलिए भुवनेश्वर के प्रॉपर्टी बाजार का आज जायजा लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सचिन निगम, जो कि सीनियर डायरेक्टर हैं क्रिसिल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स के साथ लेकर के आ रहे हैं वो अपने साथ। तो सचिन, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि भुवनेश्वर का जो मार्केट है उसे आप किस तरह से जांचते हैं? देखिए, भुवनेश्वर जो है वो आधुनिक भारत का एक वन ऑफ द प्लान्ड सिटीज़ में से एक है। पूरी भारत का ये एक वन ऑफ द मेजर शहर है और पिछले कई सालों में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट ये एक काफ़ी फास्टेस्ट ग्रोइंग टू सेकेंड टियर सिटीज़ अपनी कंट्री के उसमें से है। पिछले कई सालों में गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को लेते हुए भुवनेश्वर हैज़ एमर्ज्ड आल्सो एज अ काफ़ी तेज़ी से उभर के आया है एक कॉर्पोरेट डेस्टिनेशन का और एक एजुकेशनल हब की तरह। अगर रियल एस्टेट मार्केट के हिसाब से अगर हम देखें तो भुवनेश्वर एक एंड यूज़र ड्रिवन मार्केट है। ये एक मार्केट है जो कि वैल्यू फॉर मनी मार्केट है, जहाँ पे सैलरीड क्लास जो है वो तकरीबन 80% जो एम्प्लॉयमेंट है वो सैलरीड क्लास की है। तो ये सैलरीड क्लास काफ़ी डोमिनेट करता है, प्रीडोमिनेंस है परचेजिंग में। पिछले कई सालों में काफ़ी सारी आईटी कंपनीज वगैरह आई हैं और इन आईटी और आईटीईएस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के आने के बाद काफ़ी सारी डिमांड जो है वो आईटी प्रोफेशनल से भी आ रही है रियल एस्टेट सेक्टर में। सचिन, जो बाजार है वो कैसा है? क्या ये एंड यूज़र के द्वारा चलाया जाने वाला बाजार है? क्या निवेशक ज़्यादा है इस बाजार में, जिससे हमें ये पता चल सके कि किस तरफ का प्राइस फ्लक्चुएशन होता है? जी, तो भुवनेश्वर की खासियत ये है कि ये एक इन्वेस्टर ड्रिवन मार्केट नहीं है। यहाँ पे जनरली जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह बन रहे हैं वो एंड यूज़ कंजम्पशन के लिए बन रहे हैं और एंड यूज़ कंजम्पशन में बेसिकली जहाँ पे भी वो होता है वहाँ पे ये देखा जाता है कि जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी स्टेबल रहती हैं। दूसरा ये है कि जिस तरह से यहाँ पे अभी कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, आईटी के इन्वेस्टमेंट्स आईटी कंपनीज आके वो कर रही हैं, आईटी इंडस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिल रहा है और उसके प्रोफेशनल्स काफ़ी डिमांड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह की। उन लोग काफ़ी निवेश कर रहे हैं इस उसमें। तो जहाँ पे भी जो भी मार्केट है जिसमें कि सैलरीड इंडिविजुअल्स ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे कभी भी जनरली एंड यूज़र मार्केट ही माना जाता है और उसके मारे प्राइस की स्टेबिलिटी रहेगी। दूसरी चीज़ जो देखने के लिए है कि यहाँ पे भी जो फोकस है वो ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट पे है, क्योंकि वो वहाँ पे मतलब वो उसके डेमोग्राफिक्स के साथ बहुत अच्छा मैच होता है। जी, तो ये भुवनेश्वर के अपकमिंग एरियाज आप किन्हें कहेंगे कि ये जो इलाके हैं वो हॉटस्पॉट्स बन के उभर रहे हैं? देखिए, जो अपकमिंग जो एरियाज़ हैं वो उनसे लिंक्ड है जहाँ पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। तो भुवनेश्वर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो स्टार्ट हुई है मतलब चंद्रशेखरपुर वगैरह पे, जहाँ पे इन्फोसिटी 1, इन्फोसिटी STPI, JSS सॉफ्टवेयर टेक पार्क ये सब आए थे। उस हिसाब से लेके जो ग्रोथ कॉरिडोर है वो इस समय दो स्पेसेस में है। एक चंद्रशेखरपुर के आसपास विच इज़ जो कि नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट बेल्ट पे है और उस वहाँ के डेवलपमेंट को देखते हुए रघुनाथपुर और पाटिया
जो एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी वो हो रहा है, काफ़ी उभर के आ रहे हैं। दूसरा जो एरिया है जहाँ की डेवलपमेंट अब काफ़ी उभार पे आने लगा है वो है साउथ वेस्ट कॉरिडोर जो है शहर का, क्योंकि वहाँ पे भी काफ़ी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, इन्फोसिटी 2 आ रही है और इसकी एरिया की कनेक्टिविटी विद द रेस्ट ऑफ द सिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है, रोड्स वगैरह के हिसाब से। तो वहाँ पे जानला और खंडगिरी जो एरियाज़ हैं वहाँ पे काफ़ी उभर के आ रहे हैं जी। तो सचिन, जो क्रिसल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग है ये किस प्रकार काम करती है, यदि आप ये बताएं हमारे दर्शकों को, वो क्या पैमाने हैं जिन पे आप एक प्रोजेक्ट को रेट करते हैं? जी, तो बहुत संक्षिप्त तौर पे अगर बोलूँ तो 5 बेसिक पैमाने हैं जिन पे कि हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहला है कि जो डेवलपर है, डेवलपर की क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, डेवलपर में कि क्या किस तरह के पुराने प्रोजेक्ट्स वगैरह उन्होंने किए हैं। दूसरा जो है, जो करंट प्रोजेक्ट है जिसको हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके हम लोग काफ़ी उसमें वो करते हैं कि किस तरह के कंसल्टेंट्स यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, क्या अनोखे पहलू हैं प्रोजेक्ट्स के। तीसरा है कि अप्रूवल्स वगैरह किस तरह के हैं, सारे अप्रूवल्स आए हैं, नहीं आए, क्या कुछ पेंडिंग है, क्या स्थिति है उसकी। चौथा जो है कि प्रोजेक्ट के फाइनेंशियल्स किस तरह से हैं, कि कितना लोन ले रहे हैं, कस्टमर एडवांसेस से कितना आ रहा है, इस तरह से। और पांचवा है कि प्रोजेक्ट में कुछ इनोवेशन किया है कि नहीं किया है, किस तरह से आपने कुछ नई चीज़ें लेकर आए हैं, कुछ नई टेक्निक्स लाए हैं, कुछ नया इनोवेटिव डिज़ाइन किया है। तो इन 5 चीज़ों को मिला के हम लोग इवैल्यूएट करते हैं। इसमें 2 चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगा। एक ये है कि ये सिटी स्पेसिफिक रेटिंग होती है हमारी, और दूसरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होती है, बिकॉज हम लोग को हमेशा ये है कि एक ऑब्जेक्टिव बेंचमार्किंग होने के लिए शहर और प्रोजेक्ट दोनों के हिसाब से होना चाहिए। तो आप अपने जो रेटेड प्रोजेक्ट्स हैं भुवनेश्वर के, उनके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करना चाहूँगा भुवनेश्वर में। सबसे पहला जो है वो है एक्रोपोलिस, जो कि डेवलपर ग्रुप जो है वो एक्रेस रियल्टर्स का प्रोजेक्ट है। एक्रेस रियल्टर्स पिछले 10 सालों से इस फील्ड में रह चुके हैं। उन्होंने अभी करेंटली उनके 4 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑन गोइंग है, और उन्होंने अब तक 7 प्रोजेक्ट्स टोटलिंग टू अबाउट 0.7 मिलियन स्क्वायर फीट अब तक कंप्लीट किया हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग ने अपने सारे पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट करते हुए भुवनेश्वर 5 स्टार की हमने रेटिंग्स दी है। अभी आज की तारीख में कंस्ट्रक्शन में ये 90% कंप्लीट हो चुका है फेज़ 1 का, और 75% कंप्लीट हो चुका है फेज़ 2 का। दूसरा जो प्रोजेक्ट है वो है रीगल डोव। ये है डेवलपर ग्रुप जो है वो सॉन्साई इंजीनियर्स का डेवलपर ग्रुप है। ये उनका पहला प्रोजेक्ट था जिसको कि हमने रेट किया है। आज की तारीख में वो एक और प्रोजेक्ट इस समय कर रहे हैं, और टोटल ये इस समय प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट हो चुका है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग ने जो इवैल्यूएट किया है, हमने इसको भुवनेश्वर 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। जी, तो सचिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपसे जुड़ने के लिए। तो जितने भी दर्शक ये शो देख रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स को देख रहे थे, उनको काफ़ी उत्साह मिलेगा जिस प्रकार की रेटिंग क्रिसल रियल एस्टेट स्टार रेटिंग्स ने इन प्रोजेक्ट्स को दी है। अभी जाइएगा नहीं, देखेंगे एक ब्रेक के बाद कैसे बचाएं अपना बिजली का बिल, और साथ ही घर को सजाने के लिए पुरानी एंटीक सजावट की टिप्स। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका स्वागत है। बिजली के बिल का करंट किसने नहीं झेला है? घर में चलता एक पंखा, एसी और बल्ब कभी कभार दिल की धड़कनें भी बढ़ा देता है। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जो बिजली बचाने में विश्वास करते हैं, तो आपके लिए है स्मार्ट होम्स। ये मत सोचिए कि स्मार्ट होम बस अमीरों के चोचले हैं। स्मार्ट होम्स की टेक्नोलॉजी को आप अपने बिजली के बिल पर लगाम लगाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन भर चलता एसी और बढ़ती बिजली की खपत।
अक्सर हमें पता तक नहीं चलता कि हम जिस एसी के बगैर 2 मिनट नहीं बैठ पाते वो हमारी जेब पर कितना भारी पड़ रहा है। सोचिए अगर आपको हर एसी और हर बल्ब की बिजली की खपत का ब्यौरा मिल जाए, है ना अच्छा ख्याल। कुछ ऐसी ही कोशिश कर रहे हैं गृह प्रवेश बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड रेडियस ग्रुप के साथ मिलकर। नोएडा के सेक्टर 77 में बन रहे अपने प्रोजेक्ट में गृह प्रवेश स्मार्ट होम और स्मार्ट बिल्डिंग टेक्नोलॉजी दे रहा है। रेडियस ग्रुप ने यहाँ M2M यानी मशीन टू मशीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आम स्मार्ट होम से एक कदम आगे जाने का दावा किया है। जीनिया नाम की इस टेक्नोलॉजी में आप ऐसी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको खुद बार बार अपने स्मार्ट होम को कमांड न देनी पड़े। मसलन अगर आपके घर बिजली चली जाए और घर के एसी और बत्तियां महंगी बैकअप पावर पर हो, तो ये अपने आप आपके पहले से प्रोग्राम किए निर्देशों के मुताबिक एसी और बत्तियां या कोई भी दूसरा बिजली का उपकरण बंद कर देगा। आपके फोन पर एक टच से आप अपनी बिजली की खपत को एक नजर में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी बिजली का उपकरण जरूरत से ज्यादा बिजली की खपत करता दिखा तो जीनिया आपको फेसबुक या ट्वीट के जरिए इसकी खबर दे देगा। आज की डेट में जो भी कंज्यूमर है, कस्टमर है, सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है। हमने हर एक मोबाइल फ़ोन और मशीन दोनों को जोड़ रखा है। मशीन आपका एयर कंडीशनर है, वो अपना हेल्थ आपके मोबाइल को बता रहा है, यानी मशीन खुद ट्वीट कर रहा है मोबाइल के ऊपर। आपका गीजर है वो ट्वीट कर रहा है, घर का टेम्परेचर क्या है वो ट्वीट कर रहा है। दिस इज़ द स्टार फीचर वेयर एवरी मशीन इज एबल टू कम्युनिकेट विद हिज ओनर और विद हिज मास्टर onto the mobile phone। 1 Gbps स्पीड की बात कर रहे हैं, इंटरनेट स्पीड की बात कर रहे हैं, FTTH की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में उस फ्लैट को इनेबल करता है कि ये लोग ये सारी सहूलियत, सारी फैसिलिटीज़ ये लोग अवेल कर सकते हैं अपने फ्लैट के अंदर। यदि ये सब चीज़ नहीं रहेगा, 1 Gbps स्पीड नहीं रहेगी तो बहुत सारे आपके अप्लायंसेस चल ही नहीं सकते। सो वो चीज़ हम इनेबल करके, इक्विप करके उनको फ्लैट दे रहे हैं। स्मार्ट होम्स बेंगलुरु जैसे शहरों में भी काफी पसंद किए गए हैं। मंत्री डेवलपर्स ने भी सिस्को के साथ मिलकर अपने ग्राहकों के लिए कुछ ऐसी ही सहूलियतें दी हैं। पहले डिजाइन हमें सीमित करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हमने वाईफाई की मदद से अब पुराने घरों में भी ये तकनीक दी है। बेंगलुरु के ही प्रोजेक्ट शोभा हैबिटेक में भी स्मार्ट होम्स बन रहे हैं। स्मार्ट होम आपको एक लग्जरी का एहसास भी देता है और आपकी सिक्योरिटी का ख्याल भी रखता है। पूरी बिल्डिंग या प्रोजेक्ट के स्मार्ट होने से खास तौर पर वहां पर स्मार्ट होम टेक्नोलॉजी चुनने वालों को फायदा होता है। लेकिन अगर आप किसी स्मार्ट बिल्डिंग का हिस्सा नहीं हैं, तो भी आप अपने घर में इस टेक्नोलॉजी को लगवा सकते हैं। रेडियस, सिस्को के अलावा स्मार्ट ग्रुप भी इस तकनीक को उपलब्ध करवाते हैं। स्मार्ट ग्रुप के मुताबिक 3 BHK फ्लैट के लिए बेसिक होम ऑटोमेशन तकरीबन 3,50,000 रुपए में किया जा सकता है। तो अपने बजट और जरूरत के हिसाब से आप भी बन जाएं स्मार्ट। नई दिल्ली से अंजलि इस्टवाल, NDTV। घर को खूबसूरत बनाने के लिए बस नई चीजें खरीदना ही जरूरी नहीं, आपके बाप दादा की पुश्तैनी चीजें भी सही तरीके से इस्तेमाल की जा सकती हैं। और अगर ऐसा आप करते हैं तो घर को बेहद सुंदर आप बना सकते हैं। अपने घर को पुरानी शान से सजाना हो तो उसी जमाने की तर्ज वाली दराजें रखें। गहरे रंगों और धुंधली फिनिश वाली ये दराजें आपके घर को किसी और ही दौर में ले जाएंगी। गुजरा हुआ जमाना दोबारा आ सकता है, बशर्ते उसी दौर का शाही आराम भी मिले। इसके लिए पुरानी आराम कुर्सियां और दीवान रखिए। कलगीदार चमड़े की कुर्सियां या बेंत और खुरदुरी लकड़ी की कुर्सियां, पीतल से सजे स्वेड के गद्दे आपको गुजरे हुए जमाने में पहुंचा देंगे। बीते हुए दौर में घड़ियों के बिना काम नहीं चलता था। जेब घड़ियां हो, दीवार पे लगी घड़ियां, इन्हें लगाइए और शानो शौकत देखिए। बड़े बड़े संदूक आजकल गायब हो गए हैं। जिस काम के लिए इस्तेमाल होते थे अब उस काम भी नहीं आते, लेकिन आप इन्हें ड्राइंग रूम में सजावट के काम में ला सकते हैं।
और चाहें तो बेडरूम में अपना सामान भी रख सकते हैं। पुराने दौर के फर्नीचर के साथ पुराने जमाने की चीजें जैसे ग्लोब्स, दूरबीनें वगैरह रखिए या फिर मूर्तियां भी रख सकते हैं। प्रॉपर्टी बेचनी हो या खरीदनी हो, हम आपकी मदद करेंगे। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो property@ndtv.com पर ईमेल कीजिए और हमें फोन मिलाइए, या फिर आप हमें SMS भी कर सकते हैं। प्रॉपर्टी लिखिए, स्पेस दीजिए और अपना सवाल लिखकर 56388 पर हमें भेज दीजिए। और अब तो हम आपके लिए एक वेबसाइट भी लेकर आए हैं, ndtv.com/property। यहाँ आपको रियल एस्टेट के बारे में सारी जानकारी एक ही जगह पर मिल जाएगी। प्रॉपर्टी से जुड़े आपके जितने सवाल हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी मदद के लिए आ गया है प्रॉपर्टी इंडिया। याद रखिए, प्रॉपर्टी के बारे में कोई भी फैसला लेने से पहले हमसे सलाह जरूर लें। जी फिलहाल इजाजत दीजिए, हम फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।